हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। सारणिक डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स आपने पढ़ी, मैट्रिक्स में आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लूँ। ए मैंने लिखा 1 2 4 5। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। इससे डिटरमिनेंट बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, ठीक है। सारणी क्या होता है? किसी वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो ये जब इस रूप में लिखा रहेगा, ये तो क्या है? ये आव्यूह मैट्रिक्स है। और जब डिटरमिनेंट बनेगा तो इस रूप में लिखा जाता है, ठीक हो गया। 1 4 2 और 5, ठीक है। तो ये तो नंबर्स है, नंबर्स को इसके अंदर रखा गया है एक विशेष अरेंजमेंट में। किसमें? मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में एक विशेष अरेंजमेंट है, यहाँ नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, ठीक हो गया। पर ये क्या है? एक संख्या को प्रदर्शित करता है। और ये हो गया आपके पास 5 1 जा 5 -4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू -3। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉड नहीं है, ये मॉड नहीं है। ये क्या है? ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है। इस रूप में डिटरमिनेंट निकाला जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो -3 रहेगा तो -3 ही आपका ये आएगा। आ रहा समझ में? तो कई बार आपके पास एक प्रश्न आता है, माना मैं कहूँ उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शॉर्ट में चल रहा हूँ। ए आपका 1 2 4 2, ए है 1 2 4 2। आपको फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, सो दैट दिखाइए कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल है? 4 डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर है, ठीक है। तो ये तो मैट्रिक्स है, ये तो मैट्रिक्स है। पहले 2a निकाल लीजिए। 2a का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का डबल कर दो। 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 4 8 4, ठीक हो गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसका डिटरमिनेंट बनाइए। ये हो गया, डिटरमिनेंट बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 4 और 4। तो ये कितना हो गया? 2 8 4 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 जा 8 8 -32 कितना हो गया? -24 हो गया। 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए। अब आप राइट हैंड साइड देखेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है। राइट हैंड साइड की वैल्यू डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड लिखेंगे आप 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए, कितना है? 1 2 4 और 2, ठीक है। तो 4 इंटू वैल्यू निकाल लीजिए, 2 -8, तो 4 इंटू -6 तो कितना हो गया? -24, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना था? दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ रूट। सत्यापित, ठीक हो। जब आप डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग इसको ओपन करेंगे, ठीक है। हाँ, और कोशिश करेंगे आप उस रो या उस कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे, विस्तारित करेंगे, जहां अधिकतम क्या हो? 0 हो। आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं देख लेता हूं, इसका 5 का 4th वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th वाला पार्ट। वैसे आपने सब पढ़ा हुआ है, बढ़िया सा प्रैक्टिस रखे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तेज आपके हाथ चलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा फिर सोचने की आवश्यकता नहीं होती है,
फटाफट हाथ तेज चलते हैं तो काम आप पूरा कर पाते हैं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th वाला पार्ट। इसको देखिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट क्या है आपका, ये है 2 - 1 2 - 1 -2 0 2 0 2 -1 और 3 - 5 0। ये इसको एक्सपेंड करना है, इसका मान निकालना है। अब यहां देखो, यहां तो कोई भी जीरो नहीं है, यहां जीरो है, या यहां जीरो है, यहां जीरो है, किसी के अलोंग ओपन करिए। ठीक है, अब मैं इस कॉलम के अलोंग इसको ओपन करता हूं तो आप देखिए, साइन प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक क्रम से चल गया। तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू, आप देखिए ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 - 1 -5 और 0। ठीक होगी। अब जब उसके बाद जब इसके अलावा खोलोगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव। यहाँ पर माइनस करता मैं 0 इंटू समथिंग, लेकिन क्या आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस था। ठीक है, यहाँ पर माइनस आना है, समझ में आ रहा है। और तीसरा आपका फिर प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 3 इंटू कितना हो गया, डिटरमिनेंट कौन सा होगा आपका, इसके अलावा ये भी छूट जाएगा आपका, ये भी छूट जाएगा, तो -1 -2 2 और -1 ये आगे। तो अभी कितना हो गया डिस्टेंस, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके मल्टीप्लाई से 0, नेगेटिव आपकी ओर से लगाएंगे, माइनस और -5 और -1 का मल्टीप्लाई +5, -5 हो गया। ठीक है, +3 इसका मल्टीप्लाई इससे +1, माइनस अपने ओर से लगाएंगे और 2 और -2 का मल्टीप्लाई -4, तो +4 हो गया। तो ये हो गया आपके पास -10 + 15। ठीक हो गया, तो कितना आ गया 5। आंसर भी आप चेक कर दें। और एक मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। x की वैल्यू निकालिए। यदि क्या दे रखा आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ x 2, ये कितना 18 है, 18 और x इज इक्वल टू 6 2 18 6। ये आपको दे रखा है कि इफ, यदि ये दो डिटरमिनेंट आपस में बराबर है, तो डिटरमिनेंट बराबर का मतलब होता है इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ऐसा नहीं करेंगे आप कि x की वैल्यू या लिख दी 6, मैट्रिक्स यदि ये होती तब तो ऐसे होता x = 6 हो जाता, ऐसा नहीं है। ये क्या है, डिटरमिनेंट, इसलिए वैल्यू निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई होती इससे, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x² - 36 इज इक्वल टू 36 - 36। तो x² - 36 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x² = 36, x = ±6। अब जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो प्लस पे आएगा और माइनस पे आएगा। तो इसमें आंसर देखो 6 भी दे रखा है, -6 भी दे रखा है, +-6 भी दे रखा है, तो आप +-6 लिखेंगे। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज करनी है। अब आप देखिए, इसी में एक्सरसाइज जो आपका 4.2 है, इसमें MCQs देख लीजिए जरा दो, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको देखिए आप, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 15। यदि A एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो KA का मान ज्ञात कीजिए। A कैसी मैट्रिक्स है, A कैसी मैट्रिक्स है, 3/3। डिटरमिनेंट ऑफ KA कितना होगा, कितना होगा, आप जानते हैं कि जब आप K निकालेंगे ना, K
ये तो मैट्रिक्स है, जब के ए निकालेंगे तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वो एक्सपेंड करेगा तो 3 जगह आपको के मल्टीप्लाई में आना है, नहीं आएगा? एक जगह यहाँ से के आएगा, ठीक है ना, मगर यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, सभी जगह के है ना। तो जब ओपन करेंगे यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, सभी जगह के है, तो जब आप उसको खोलेंगे तो के 3 बार मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि वो 3/3 ऑर्डर की है, ठीक हो गया। तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा के क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16 ये है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आप अपनी अपनी बुक में देखें, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? C1। और बी में क्या बुराई है? सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, और सी कह रहा सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। क्या डिफरेंस है दोनों में? वर्ग। हमें से याद रखना कि मैट्रिक्स जब स्क्वायर होती है तभी जाकर के उसका आप डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। आ गया समझ में? तो इसका होगा कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ठीक हो गया। अब आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी ट्रायंगल का एरिया। ये डियर स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 4 अंकों का प्रश्न इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए यदि कोई ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, ABC कोई ट्रायंगल है, ABC, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट्स है x3, y, ठीक है। तो आपने ज्योमेट्री में ट्रायंगल के एरिया पढ़ने के कई फॉर्मूले सीखे आपने वहां, ठीक है। एक आपने हीरोन फॉर्मूला भी पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस s माइनस एरिया निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले, पर यहां डिटरमिनेंट की हेल्प से इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है आप बोलिए? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले आपका याद है, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला आपने लिख दिया तो 1 मार्क्स तो एग्जामिनर आपको देता ही देता है कि इस स्टूडेंट को फॉर्मूला तो याद है, 1 नंबर यहाँ पर बन गया। फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक हो गया। अब आप देखो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट आप देखो। इसमें देखो कोई ट्रायंगल है, मैं कह रहा हूं PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, -2 -3, P के कोऑर्डिनेट है -2 -3, Q के क्या कोऑर्डिनेट्स है 3,2, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? R के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -8, ठीक हो। तो इस कोऑर्डिनेट को आप क्या मान लीजिए? इसका x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, और इसको मान लीजिए x3 y3, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ठीक हो गया। अब आप देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 x1। अब जब फॉर्मूला लिखा रहेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा,
x1 मीन्स -2। तो जब माइनस रहता है तो ध्यान करना हमेशा इसे ब्रैकेट के अंदर रखा करो उसको। y2 माइनस y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है सर यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। हाँ तो डिटरमिनेंट के हिसाब से 1/2 और डिटरमिनेंट। हाँ ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये तो ज्योमेट्री के, इसे तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से कर दिया ना। यस ठीक है ना, ये तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से करना है, कर दिया है। इस मेथड से नहीं करेंगे। इस मेथड से शायद आप क्लास 10th में करते थे ना। तो सिंपल सा है, ये किसका एक्सपेंशन है? ये एक्सपेंशन है बच्चों x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 है। यस 1/2 भी आएगा बाहर। 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये आपका ट्रायंगल का एरिया है। ट्रायंगल के एरिया को मैं भी इस रूप में लिखूंगा और इसका जब एक्सपेंशन होता तो ये आता है। तो ये ना लगा करके आप ये लिखेंगे पहले, याद करना। मतलब जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये लिखेंगे डायरेक्शन फॉर्मूला, ये वाला नहीं। ठीक है ना। एग्जामिनर को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जो आपके परीक्षक होंगे, कि डिटरमिनेंट का यूज करके ही क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, आई एप्रिशिएट यू। ठीक है ना। कई तरीके हैं। अब आप नहीं पता चल रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, आप कुछ और कर रहे हैं, ये भी तरीका है। आप हीरोन का फॉर्मूला लगा रहे तो वो सम्मान्य नहीं होगा, भले आंसर सही आ गया, पर आपसे जो मेथड पूछा जा रहा है, ठीक है, उससे करेंगे। अब आप देखो कितना हो जाएगा एरिया डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 लिखे। x1 कितना है -2, y1 -3 और 1, x2 कितना है 3 2 1, x3 कितना है -1 -8 1। ठीक है। आप चाहो इसको सरल बना सकते हैं, यहाँ 0 0 दो जगह 0 ला सकते हैं, निकल सकते हैं। तो x1 का लिख दीजिए x1 माइनस x3, r1 को लिख दीजिए r1 माइनस r3। ठीक है। r2 को भी लिख दीजिए r2 माइनस r3 लिख दीजिए यहाँ पर। अब माना दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो सीधा विस्तार करिए। माना आपको ये लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि कहाँ से माइनस करूंगा, क्या करूंगा। वैसे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने ना, पढ़ी थी आपने। आप अपने लिए सरल कर रहे हैं। माना आप नहीं वैसा करना चाहते तो सीधे भी एक्सपेंड करेंगे तो आंसर एक ही आना है उसका। ठीक है। तो चलो एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। r1 may be written as r1 minus r3 और r2 may be written as r2 minus r3। तो डेल्टा होगा कितना 1/2। r1 कैसे लिख रहा हूँ, r1 माइनस r3, तो -2 माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ पर तो -1 आ जाएगा। -3 माइनस +8, ये हो गया 5, ये हो गया 0। ठीक है बच्चों। r2 कैसे लिख रहा हूँ, r2 माइनस r3, 3 माइनस -1 तो +4 हो गया, 4 दिस माइनस दिस तो 10 बन जाएगा, अरे भी 0 हो गई। ठीक है। और तीसरी रो ऐसा है -1 -8 और 1। ऐसा मत कर देना कि R3 में R3 माइनस R1 कर देंगे, यानी 0 कर दिया, उन्हें का सब कुछ 0 हो गया। ऐसा नहीं होता है। जिस पर एक बार ट्रांसफॉर्मेशन लग गया उस पर उसी समय नहीं लगाएंगे, आप दूसरे स्टेप में लगा सकते। ठीक हो गया। ठीक है बच्चों। अब किसके अलावा बोलना चाहिए, इसके अलावा। इससे एक्सपेंड होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1/2। अब 1 इंटू, आप देखिए 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये भी छूटेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी कह सकते हैं प्लस माइनस प्लस, प्लस साइन आएगा, प्लस आएगा तो ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, तो -1 5 4 और 10। ठीक हो गया। तो 1/2 कितना हो जाएगा, ये -10 -20। ठीक है। और ये हो गया -30
और -30/2 कितना हो गया, -15, -15 आ गया। अब आपको ध्यान करना जैसे दूरी को ऋणात्मक नहीं लेते, इस स्थान से मेरे घर की दूरी 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है, प्लस में लेते हैं डिस्टेंस को, तो नेगेटिव तो केवल डायरेक्शन शो करता है। तो यहां पर आप लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे आप, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। देखो तो ठीक आ रहा आंसर 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, देखो जरा। अच्छा, अब आप देखो एक क्वेश्चन नंबर 2 करूं। बिंदु ए संरेख है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संरेख वाला एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। मैंने कहा था संरेख वाले प्रश्न आपके पास 3 जगह है, एक तो वेक्टर में है, ठीक है, वेक्टर में 3 पॉइंट दिए हुए हैं और उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, लेंथ उनकी, ए बी निकालिए फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर बी सी निकालिए फिर मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर ए सी निकालिए मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है, तो संरेख, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां भी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5। दर्शाए कि 3 बिंदु क्या हैं, संरेख। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, बी के कोऑर्डिनेट में से ए की कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, x2 - x1, y2 - y, z2 - z। ए बी के क्या निकल गए, डायरेक्शन रेशियोज। बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकालिए, और फिर उनका क्या करिए, हाँ, पहला वाला जो निकला ए बी जो लाइन सेगमेंट आया उसके जो डायरेक्शन रेशियोज आए उनको मान लो A1 B1 C1। बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज आए उसको क्या मान लेंगे, A2 B2 C2। अब A1/A2 निकालिए, अलग सा हल करिए, फिर उसके नीचे B1/B2 सॉल्व करिए, फिर C1/C2 सॉल्व करिए। यदि तीनों बराबर हैं तो आप क्या कहेंगे कि बिंदु बी, ए बी में भी बिंदु बी है और बी सी में भी बिंदु बी है, इसका मतलब तीनों क्या है, संरेख। क्योंकि ऐसा तब होता है कि जब ये पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। अब समांतर कब होंगे भाई, एक पॉइंट बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं समझे। आपने क्या लिखा, A1/A2 बराबर क्या है, B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमने कहा ए बी बी सी के क्या समांतर है, ठीक है। अब समांतर कब होते हैं, समांतर रेखाएं की मिलती नहीं है। तो जो आपने बिंदु ले रखा था ए बी और सी, ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले, बी सी के निकाले, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ए बी बी सी के समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर रेखाएं की मिलती नहीं है। अब ये दो रेखाखंड यहां से, ये बी पॉइंट जो है वो ए बी में भी है और ये बी पॉइंट आपका बी सी में भी। तो नीचे आप लिख देंगे कि बिंदु बी ए बी में भी है और बी सी में भी, आता है ये तीनों एक ही रेखा है। हो गया संरेख, ठीक। और तीसरा जो है डिटरमिनेंट के मेथड्स, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहां पूछा जाएगा, संरेख वाला एक क्वेश्चन आएगा। अब आपको ध्यान करना कि वेक्टर मेथड से करूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्शन रेशियो निकाल के करूं कि यहां डिटरमिनेंट के मेथड से करूं, ठीक है। वो आप क्वेश्चन देख के कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आप देखो यहां आपको ध्यान करना है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि 3D में जो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने की, त्रिविमीय ज्यामिति वाला चैप्टर किया, 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और आप दर्शा रहे हैं कि एबीसी क्या है, संरेख है। अब यदि ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको किस मेथड से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, मैं कौन सा कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है 4.2।
ठीक है, क्या क्या पॉइंट है, ए कॉमा बी प्लस सी, बी प्लस सी, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है बी कॉमा बी कॉमा सी प्लस ए, सी प्लस ए, और तीसरा होगा सी कॉमा ए प्लस बी ना। जी ठीक है, जी, तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला लगाइए, और जीरो आएगा तो ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जी ठीक है, हमेशा याद रखना कि त्रिभुज कब बनता है, जब तीनों बिंदु संरेख नहीं है। क्यों, एक बिंदु यहाँ, दो कहीं और है, दो बिंदु तो हमेशा संरेख होते हैं, उनसे एक रेखा जाती है, पर तीसरा बिंदु यदि ट्रायंगल बन रहा है तो तीसरा बिंदु उस लाइन में नहीं है। यदि इसका एरिया जीरो हो जाए, एरिया जीरो होने का मतलब है कि वो एक लाइन के ऊपर आ गया है, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए का शीर्ष ये है, ए का शीर्ष ये है, ए का शीर्ष ये है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y। ठीक हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, डियर 1/2। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना, ठीक है, एग्जामिनर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे यदि आपने फॉर्मूला लिख लिया, एक नंबर यहीं पर बन गया, एकदम नजर लगा देंगे, वो देख लेंगे कि इस बच्चे को आता है फॉर्मूला देख करके। आगे कुछ गलत भी हो गया ना, फिर भी नंबर देंगे आगे, ठीक है, थोड़ा काटेंगे, पूरा नहीं काटेंगे, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू नाउ 1/2 x1 a b प्लस सी 1, ठीक है, फिर x2 कितना है b c प्लस a 1, फिर c a प्लस b 1। अब यहां पर 1 1 1 हो गया, या तो आप सीधे स्केल खोल लीजिए, दिस इंटू डिटरमिनेंट माइनस बी प्लस सी इंटू डिटरमिनेंट प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट, या तो तरीका। दूसरा क्या है, आप सरल कर सकते हैं, यहां जीरो बनाइए, किस रूप में, r1 को लिख सकते हैं r1 माइनस r3, और r2 को लिख सकते हैं आप r2 माइनस r3, ठीक है रॉबिन, और r3 को लिख दूं r3 माइनस r1, पूरा जीरो हो जाएगा बेटा। ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि r1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया है, इसलिए वहां नहीं छड़का नहीं। तो दिस इज इक्वल टू नाउ 1/2 r1 माइनस r3, इसमें से माइनस करेंगे तो a माइनस सी, ठीक है, इसमें माइनस करूंगा तो b से कट जाएगा तो c माइनस a, और यहां पर 0, इसमें से माइनस करेंगे तो b माइनस सी, इससे माइनस करेंगे तो c माइनस b और 0, और तीसरा हो जाएगा c a प्लस b और 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको ओपन करूंगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करूंगा तो 1 इंटू समथिंग, 1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा। तो डिटरमिनेंट किसका, a माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस a, c माइनस b, तो कितना हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करिए इसके इससे, a माइनस सी, c माइनस b माइनस c माइनस a, b माइनस c, ठीक हो गया। इसके मल्टीप्लाई इससे माइनस करके इसके मल्टीप्लाई से कितना हो रहा है 1/2, मल्टीप्लाई करिए ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस ए बी और प्लस बी सी, ठीक है डियर स्टूडेंट। माइनस, अब जब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, साइन बाहर से माइनस है तो ऐसा ब्रैकेट लगाइए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा भाई, कहीं ना कहीं पर ऐसा नेगेटिव लगाइए और फिर मल्टीप्लाई करिए, बी की मल्टीप्लाई सी से बी सी, इस बी की से माइनस ए बी, माइनस सी की हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, अरे हो जाएगा प्लस ए सी, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपका कितना हो गया 1/2 ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी,
इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको इससे काट दीजिए और क्या कटेगा, बी सी से बी सी हो गया, ए बी सी ए सी से ए सी, अल्टीमेटली 0 हो गया। तो आप क्या लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 0। इसका मतलब ए बी सी सररेख। क्यों सररेख है कि त्रिभुज ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा था कि इसको मैं 3D से कर सकता हूं या प्रश्न है मेरा आपसे 8.123 है, 8.456 है, 8.102 है, ये 3 बिंदु सररेख हैं, इस मेथड से कर सकता हूं? बोलिए। अब ऐसे में बच्चों को कंफ्यूज होता है कि एक जगह तो मैं डिटरमिनेंट से कर रहा हूं और वहां मैं क्या कर रहा हूं, 3D में ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं, बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं, तब A1/A2 देख रहा हूं। तो क्यों ना मैं इसी को लगाऊं, इसी मेथड को? क्यों? वो 3D के लिए इसमें 3 है। हाँ, ठीक हो गया। यहाँ पॉइंट कितने हैं, 3 पॉइंट। समझ में आया? 3 पॉइंट मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट भी है ना। ट्रायंगल किसके ऊपर होगा, किसी तल के ऊपर, 2 डायमेंशनल है ना वो। त्रिभुज क्या है, द्विविमीय है, तीसरा कोऑर्डिनेट तो उसका होगा ही नहीं, इसलिए वो डायरेक्शन रेशियो वाला मेथड हम नहीं यूज करेंगे। नया समझ में? ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट भी होगा तो समझ लीजिए 3D से रिलेटेड है, ये डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है। अब ठीक हो, क्लियर है? अब मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेता हूं। चौथा, चलिए चौथे का एक देख लीजिए, फर्स्ट वाला, ठीक है, कर लेना भाई। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आपको आएगा ही आएगा। एक्सरसाइज 4.2 आप देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं आप, 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट, एक्सरसाइज 4.2 है ना। क्वेश्चन आपका सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको स्पष्ट कह दिया है सारणिकों का प्रयोग करके। वैसे तो आप लाइन का इक्वेशन आपने 11 में भी पढ़ा है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, उससे भी करना है। आपने किस मेथड से करना है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक आपका कितना है, 1, 2 है ना, एक पॉइंट 1, 2, मैंने कहा ए पॉइंट है, ये है 1, 2, और बी पॉइंट क्या है, 3, 6, ठीक है। इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन है, सारणिकों का प्रयोग करना है। यदि मैं ये कहता हूं कि ये 3 बिंदु सररेख है, एक पॉइंट सी है, और जब भी लाइन का इक्वेशन निकलता है तो उसमें एक वेरिएबल पॉइंट होता है, एक चर बिंदु होता है कि नहीं होता है, चर बिंदु मतलब एक्स वाई, ठीक है। ए बी से होकर जाने वाली रेखा, ए बी से होकर जाने वाली रेखा पर एक चर बिंदु क्या है, सी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, ठीक है। बिंदु 1, 2 व 3, 6 से जाने वाली रेखा पर एक बिंदु क्या है, डियर स्टूडेंट, एक्स वाई है, ठीक हो। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु ए बी व सी
सररेख, ठीक है डियर स्टूडेंट। there is a point C which coordinated xy on the line joining point A and B. This implies that these 3 points A, B, C are collinear. तो यदि 3 बिंदु ये सररेख हो गए, भैया तब तो बोल ही दिया था ना उन्होंने, क्या कहा, एक रेखा इन 2 बिंदुओं से होकर जा रही है, ये तो कह रखा है। हमने कहा एक तीसरा बिंदु भी है जो इसी रेखा से इसी रेखा के ऊपर है, सररेख। अब क्या हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, सररेख है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 को भी वहां खिसका दीजिए बड़े आराम से, दिक्कत करेगा क्यों भाई, नहीं करेगा, बाद में कौन भाग दे, सीधा वहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, क्यों। तो ये कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 और y। तो क्या क्या है बच्चों, देखो दिस इंप्लाइज दैट x1 1 2 1 3 6 और 1 xy और 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें लगा दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। R1 कैसे लिख रहा हूं, R1 माइनस R3 और R2 लिख दे रहा हूं R2 माइनस R3, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस एक्स ऐसे रहने दो, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस वाई लिख दीजिए, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, 3 माइनस एक्स, 6 माइनस वाई 0, एक्स वाई और 1 दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसके एलोंग ओपन करेंगे, ठीक है डियर, 1 की केवल मल्टीप्लाई होगी, ये भी चला जाएगा ये भी चला जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं, चलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 3 माइनस एक्स 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये सॉल्व होके, आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसके मल्टीप्लाई से इसके इससे, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई करिए 6 माइनस 6x माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे, नेगेटिव बाहर आ गया, इसके मल्टीप्लाई 6 माइनस 3y माइनस 2x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6x माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6। अब माइनस जब खोलोगे इस ब्रैकेट को तो प्रत्येक का साइन क्या होगा, चेंज, माइनस 6 प्लस 3y प्लस 2x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। इससे आपका ये कट गया, माइनस 6 से प्लस 6 कट गया, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, ठीक हो गया, प्लस 3y माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 0, या माइनस 2 से पूरी इक्वेशन को भाग दीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। किसे भाग दे, माइनस 2 से ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x, ये नेगेटिव हो, या उसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हो 2y इज इक्वल टू 4x, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2y इक्वल टू कितना हो गया 2x। तो आ गया ना सर रेखा का इक्वेशन, ये है x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो क्या लाइन का इक्वेशन आ गया, रेखा का समीकरण। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यही आपका रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन आपको करना है। एक इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, तब इस एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और इसका प्रत्येक क्वेश्चन समझ लीजिए कि आसानी से
आपका। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि शीर्ष 2,-6, 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स क्या क्या है बताइए। यहां बताइए 2-6 2-6 5-4 5,4 और k,4 3 4 k,4 k,4 इसको मान लीजिए ABC। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है 35 वर्ग इकाई है। ठीक हो गया। तो त्रिभुज ABC का एरिया निकाल लीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक हो गया। इसको लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है दोस्तों। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होंगे 1/2 कितना है 2 - 6 1 5 4 और 1 k 4 और 1 इज इक्वल टू एरिया कितना दे रहेगा 35। अब जब ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या मानेंगे यस प्लस और माइनस 35 मान के चलेंगे आप। क्योंकि जब हमने पीछे भी देखा था ट्रायंगल का एरिया निकाला वो नेगेटिव आया था वहां। तो हो सकता है कि पता नहीं क्या एरिया आ जाए, इसलिए मैंने दोनों साइन लिख दी +-35। इसमें ध्यान रखना। ठीक हो गया। अरे कितना हो गया, ये तो मल्टीप्लाई में वहां चला जाएगा, ये तो आपका +-70 बन गया। ठीक, या पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो। R1 कितना हो गया R1 - R3 R2 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं R2 - R3 कितना हो गया 1/2 दिस माइनस दिस 2 - k दिस माइनस दिस -10 0 दिस माइनस दिस 5 - k दिस माइनस दिस 0 दिस माइनस दिस 0 और तीसरा आपके पास क्या आ गया k 4 और 1। और यहां पर आप इस पे नहीं में लगाते तो 2 0 तो हो ही गई। ठीक है, अब खोल लीजिए इसी के रिस्पेक्ट में खोलो दैट इज इक्वल टू +-35। इसी के रिस्पेक्ट में ऊपर करो, ये भी चला जाएगा ये भी चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दिस सीधा लिख लो है 1/2 इंटू देखो माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा 10 इंटू 5 - के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे +-35। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 5 से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 5k इज इक्वल टू +-35। ठीक है ना समझ में। तो अब क्या करेंगे आप धन चिन्ह लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो 25 - 5k इज इक्वल टू +35 वहां ले जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा -5k इज इक्वल टू -10 दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 2। जब मैंने इसका धन चिन्ह लिया तो k की वैल्यू आ गई 2। माइनस चिन्ह लेने पर टेकिंग नेगेटिव साइन तो कितना हो जाएगा 25 - 5k वहाँ पे 35 में से 25 माइनस होगा तो प्लस कर। अच्छा ये प्लस आएगा ना +10, ये +10 होगा तो -2 हो जाएगा फिर। हाँ राइट, ठीक हो गया। माइनस साइन लिया तो 25 - 5 कितना बनेगा -35। अभी वहां जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो गया -5k इज इक्वल टू कितना हो रहा है स्टूडेंट ये 60। क्यों 60 होगा -60 और दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू हो गया आपका 12 तो k को दो वैल्यूज आ गई, एक तो k आ गया -2 और दूसरा k की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा डी वाला 12 - -2 आगे पीछे कर रखा है
उससे कोई फर्क नहीं। देखो तो क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो जब आपको एक तो यह है कि एरिया निकालो, वो तो सीधा सीधा है, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करना है, पर एरिया दे रखा है के आदि की वैल्यू निकाली तो प्लस माइनस करोगे, ठीक है। अब है माइनर एंड कोफैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर, माइनर, माइनर को हिंदी में क्या कह रहे हैं, सहखंड, और एक है उपसारणिक, दो शब्द है ना, माइनर एंड कोफैक्टर। उपसारणिक कौन हुआ, माइनर, और कोफैक्टर क्या हुआ, सहखंड, ठीक है। तो चलिए ये सब आप जानते हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं दूंगा, ठीक है ना। ये तो जानते हैं ना, माइनर और वो निकालना, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। क्या बोलेंगे, उपसारणिक, उपसारणिक एवं सहखंड। इसमें तो साइन नहीं लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। बताना इस बारे में कि जानते हैं आप लोग, जानते हो, जानते हो, जानते हो ना, ठीक है ना। तो माना यहीं पर है 1 2 3 4 5 6 1 2 5, माना ये, तो ए का माइनर उपसारणी क्या हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 5 6 और 2 5। 1 का कोफैक्टर सहखंड भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। 2 का उपसारणी माइनर क्या होगा, माइनर तो वही होगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छोड़ेंगे, 4 6 और 1 5, इसका साइन नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। चाहे -2 भी रहेगा तो -2 का क्या माइनर, वो क्या होगा, 4 6 और 1 5 डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है। पर इस 2 का जब आप कोफैक्टर निकालेंगे सहखंड, तो माइनस होगा, -4 6 और 1 5, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये दो आएंगे, ये आप जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोफैक्टर में आप साइन भी लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें एक बड़ी बात आती है, ये जो एक्सरसाइज आपकी 4.4 है ना, सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो जैसे 1 का फर्स्ट है, तो 2 का उपसारणिक क्या हो गया, 3, ठीक है, और सहखंड भी 3। -4 का उपसारणिक हुआ 0, ठीक है, सहखंड भी 0, अब 0 का नेगेटिव पॉजिटिव क्या होना, वही 0 का उपसारणिक कितना, -4, परंतु 0 का सहखंड +4, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। एक खास बात मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पर, देखिए, देखो डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, माना आपको डिटरमिनेंट इस रूप में दे रखा है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 और A33, ठीक है। इसका जो कोफैक्टर है, सेकंड है इसका, इसको लिखते हैं A11 कैपिटल में, इसका जो कोफैक्टर है उसको लिखते हैं A12 कैपिटल में। तो यदि मैं लिख दूं, इसका जो वैल्यू होगा, दो चीजें लिखी मैंने, देखो A11 A11 A12 A12 प्लस A13 इंटू A13, एक लिखा मैंने A11 इंटू A31 A32 A32 प्लस A33 A33, इसकी वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू कितना,
बोलो, मतलब A11 इंटू इसका कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा, ये वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। A12 उसका कोफैक्टर प्लस A13 उसका कोफैक्टर, ठीक है। एक लाइन तो ये है। दूसरी लाइन में क्या लिखा, A11 और किसका कोफैक्टर, A31 का, देख लो A12 A13 ये लिख रहा हूं मैं, इसको करेक्ट कर लेंगे। A11 इंटू इसका कोफैक्टर लिख दिया, A12 इंटू इसका कोफैक्टर लिख दिया, A13 इंटू इसका कोफैक्टर लिख दिया, A33 मतलब इसका कोफैक्टर। ये कितना होगा, ये हमेशा 0 होगा, और ये होगा इसके डिटरमिनेंट के बराबर। इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी, ऐसे तो आएगी भाई। इसको जो खोलेंगे ना, कैसे खोलते हैं, A11 इंटू, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये लिखते हैं ना, और ये क्या है, कोफैक्टर तो होता है इसका, माइनस, अब माइनस नहीं लिखूंगा, A12 इंटू इसका कोफैक्टर, इसका जो कोफैक्टर है वो साइन में होता है उसमें, A12 कोफैक्टर इसका लेते हैं, इसका साइन में लेंगे ना, माइनस करके ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये आ जाएंगे, नहीं समझ। तो एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट के बराबर, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही हो, यहां से ले सकते हैं, A21 इंटू A21 कैपिटल वाला प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू A23 कैपिटल वाला, वो क्या होगा, इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। परंतु यदि आप एलिमेंट कहीं से ले रहे हैं और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का ले रहे हैं, कॉलम का ले रहे हैं, तो वैसे में वो 0 हो जाता है। दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर, कितना, 0। अब समझ में आ गया। ये बात बच्चों आपको ध्यान में करनी है, इसको आपको याद रख देना है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस रूप में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 वाला में कौन सा आंसर सही होगा, आप देखो कौन सा वाला सही होगा, डी वाला सही, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो, इसके बाद मैं आता हूं बच्चों, इसके बाद आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एडजॉइंट निकालने के लिए आ सकता है। अब आप खुद ही जानते हैं, एडजॉइंट को आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। एडजॉइंट आपको मालूम है, एडजॉइंट क्या होता है, क्या होता है एडजॉइंट, एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूं, ए माना मेरे पास है, ए कोई क्या लिया मैंने, ए मैंने कोई डिटरमिनेंट ले रखा है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, याद रखना एडजॉइंट मैट्रिक्स का ही आता है, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। ए कोई ये है माना 1 2, मैंने कहा ये 4 5, ठीक है। इस 1 का कोफैक्टर 5, इस 2 का कोफैक्टर -4, इस 4 का कोफैक्टर -2, 5 का कोफैक्टर, ठीक हो। अब जब कोफैक्टर मैट्रिक्स, दो चीज बनानी है, एक होता है सहखंडज और एक है सहखंडालु। सहखंडालु कैसे बनाएंगे, सहखंड आव्यूह कैसे बनेगा, इसके कोफैक्टर लिख दीजिए, 5 -4 -2 और 1 +1, ठीक है। परंतु सहखंडज आव्यूह कैसे बनेगा,
इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज लेंगे, सह खंडज आप भी हो जाएगा। ये जो को फैक्टर मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज टी लिखो चाहे ये लिखो, तो ये बन जाएगा कितना 5 -4 -2 और, ठीक है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जी तो 2-3 लाइन में आप आंसर दे देंगे, सीधे भी आ जाता है। जी कैसे? सर जो 5 और 1 को हाँ, इनको चेंज कर देते हैं, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और इसका नेगेटिव कर देते हैं। मतलब जो भी साइन है साइन चेंज कर, यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है। नहीं समझ? ऐसे आप इसको कर दीजिए, ठीक है, सरल सा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप देखो, इस पर मैं एड ज्वाइन निकालना आपको आ जाएगा ना, एड ज्वाइन निकालना आ जाएगा, सह खंड निकालने हैं, ठीक है, सह खंड मैट्रिक्स बनेगी, फिर सह खंडज, तब सह खंड और सह खंडज में अंतर है। एड ज्वाइन मतलब वो जो सह खंड आगे बनाया ना आपने, उसका ट्रांसपोज, ठीक हो गया, ये आपका हो गया। अच्छा, एक चीज और है, उसी को क्या बोलेंगे, एड ज्वाइन बोलेंगे। एक चीज और ध्यान देना आपने, इसको याद रखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये कोई मैट्रिक्स है माना 3x3 ऑर्डर की, ध्यान करिए 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, इसका आपने एड ज्वाइन लिया, एड ज्वाइन ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का कितना, हाँ ठीक है, सही कह रहा है। ए कोई मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर की है, यदि आप इसका एडज्वाइंट ऑफ ए लेते हैं, ठीक है, और उसका क्या बना देते हैं, डिटरमिनेंट बना देते हैं। भाई एडज्वाइंट तो मैट्रिक्स का निकलता है ना, मैट्रिक्स क्या है n/n ऑर्डर की है, आपने क्या लिया, एडज्वाइंट ले लिया, किसका, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का एडज्वाइंट लिया, उसका क्या ले लिया, फिर डिटरमिनेंट बनाया। तो ये होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लीजिए और पावर क्या कर लीजिए, n-1 कर लीजिए, ये समझे। अब यहां लगाओ, ए 3x3 ऑर्डर की है, यदि मैं इसका एडज्वाइंट ले करके उसका डिटरमिनेंट बना दूं तो डिटरमिनेंट की पावर स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि डिटरमिनेंट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, उसका वर्क कर लेना, नहीं समझे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब आता है बच्चों इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स। अब मैट्रिक्स का इनवर्स देखिए, मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है भाई, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले क्या निकाला जाता है, क्योंकि यहां पर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा एडज्वाइंट वाले मेथड से, एडज्वाइंट वाले मेथड से, ठीक है, आए समझे। तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। यदि ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं, यू वांट टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। यदि डिटरमिनेंट 0 हो गया, इफ डिटरमिनेंट इज 0, तो क्या लिख दीजिए, अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज, बोलिए, नॉन सिंगुलर। ध्यान दीजिए, एक बार उसने ऐसी शब्द दे दिया था, सिंगुलर शब्द दे दिया, नहीं लिखा क्या, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय नहीं लिखा, क्या लिख दिया, सिंगुलर। और बच्चे परेशान होने का, सर सिंगुलर क्या था मैंने कहा बताया था इंग्लिश में, तुम्हें बताया था, बाद में पेपर हो गया तब बोला कि सर सिंगुलर आ रखा था, तो हमने पढ़ा। मैंने कहा सिंगुलर मतलब, हाँ अब देखो,
यहां पर क्या होगा, यदि डिटरमिनेंट 0 हो गया तो आप लिख देंगे आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर, अतः इसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कहाँ है, ये डिनोमिनेटर में है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यदि यही 0 हो गया तो आप इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, अव्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर। ठीक है, और इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं सही कह रहा हूं ना, है बोले तो मैं सही कह रहा हूं ना, सही कह रहा हूं ना, क्यों बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, यहां पर हमने उसको उल्टा लिख दिया, दो चीजें हैं, ये आव्यूह अव्युत्क्रमणित है, हिंदी में तो ठीक लिख दिया पर इंग्लिश में गलत हो गया, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, हिंदी में तो ठीक लिखा, मतलब नहीं, व्युत्क्रमणीय नहीं, मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, इनवर्स नहीं निकलेगा, पर इंग्लिश में क्या है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर शब्द है इसके लिए, इसका मतलब सिंगुलर शब्द लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकलना संभव नहीं है, पर यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब हिंदी में व्युत्क्रमणीय, अरे भाई हिंदी में क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स निकल जाता है। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, इस शब्द को दिमाग में घुमाओ, और एक आई थी डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उसका व्युत्क्रम ही नहीं निकलेगा, और शब्द कब लगता है, नहीं के लिए लगता है ना, तो व्युत्क्रम ही नहीं है, व्युत्क्रम नहीं बनेगा उसका व्युत्क्रम, आगे समझ, उसका इनवर्स नहीं निकाला जाएगा, तो वो अव्युत्क्रमणीय हिंदी में कहते हैं सिंगुलर, और ये है नॉन सिंगुलर। ठीक है, जब व्युत्क्रम निकलता है, कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इनवर्स निकालना तो मैं सोच रहा हूं कि आपको कर देंगे, आप इनवर्स को निकाल देंगे, आप निकाल देंगे ना डिटरमिनेंट की वैल्यू। यहां पर मैं एक सामान्य से आपको बात बता रहा हूं, जैसे माना क्वेश्चन नंबर 15 या 16 ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स है, क्या एलिमेंट है बच्चों इसके, 1 1 1 1 1 1 1 2 -3, और क्या है 2 -1 और 3। आपको प्रश्न पूछा गया है, दर्शाए कि a³ - 6a² + 5a + 11a इज इक्वल टू आई है, ये इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये 0 का सिंबल है। ठीक है, मैट्रिक्स की 0 का सिंबल है, तो एक तो आपने ये निकालना है, a³ का मतलब हुआ कि पहले आप a² निकालो, a² कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक हो गया। a³ कैसे निकालेंगे, a³ निकालेगा a² को फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, और इनको एक साथ रखते जाएंगे, तब a³ को अलग लिखिए, a³ निकल गया तो a² तो ऑलरेडी है ही, a भी है a² भी है, ठीक हो गया। अब आप a³ तो निकला हुआ है, अब आप क्या निकालेंगे, 6a², जो a² आया हुआ है मैट्रिक्स 6 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में कर लीजिए, फिर आप 5a निकालिए, उसमें 5 से मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में,
11i 11 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3/3 की है तो 11 सब डायगोनल में चलेगा, 11 11 11, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0 1। इन सबको जोड़ोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। वहीं पर आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, पहले सब निकाल देंगे और तब लिखना लेफ्ट हैंड साइड, सीधी यहाँ मत करना, वही करते जा रहे स्टेप पर तो दिक्कत हो जाती है। पहले सारा मटेरियल तैयार रखो और तब जाकर के वैल्यू रखो। ठीक, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक हो गया? ठीक है, इसी मेथड से ना, यही से क्या निकालिए, ए इनवर्स निकालिए। तो उस मेथड पे नहीं जाना है वहां, तो वहां नहीं जाएंगे आपके एड ज्वाइंट निकालो फिर उसकी वैल्यू निकालो, ऐसा कहीं नहीं जाएंगे, यही से निकालना है। तो ए इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब इसको लिख दो, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इस ए क्यूब का ए में यहां ले गया, माइनस 6a एक ए इनवर्स के साथ ले लीजिए। ठीक है, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स। याद रखना, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी मतलब 1 से मतलब है यहाँ, जैसे 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ तो कितना 10 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी मैट्रिक्स में तो वही मैट्रिक्स आती है। यहाँ पर हो गया आपके पास 11 ए इनवर्स, और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0, ऐसे याद रखिए। तो 0 मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 मैट्रिक्स ही आती है, 0 नहीं 0 मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ये, अब देखो मैंने आपको एक प्रश्न कल बताया था कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स यदि बी है, ए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी है, या बी कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ए है। ठीक है, ठीक है, ए का इनवर्स बी निकाला तो बी का इनवर्स ए है, इन मजेदार बात ये समझे। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो 1/2 का व्युत्क्रम 2। ठीक है ना, तो ए बी बराबर कितना होता है, बी ए, और ये बराबर आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके कितना आता है, आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसे रूप में बोलो चाहे ऐसे रूप में बोलो, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आई हो गया 6a, यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 11 ए इनवर्स, ये 0 मैट्रिक्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए में मल्टीप्लाई, ये हो गया प्लस 5i, आप जान ही रहे हैं 3/3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 0 0 1 प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर आपने निकाला हुआ है, देख रहे हैं, 6a निकाल लो, 5i निकाल लो, इन सबको जोड़ लो, प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक, एक मैट्रिक्स आएगी ना सब मिला के, इसको रहने देना, उसको राइट हैंड साइड में करोगे तो बाहर उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इस 0 को लिखने की तब आवश्यकता नहीं है। अब उस माइनस साइन को कहाँ ले लो, अंदर। ठीक है, अब 11 ए इनवर्स बराबर वो मैट्रिक्स हो गई, तो ए इनवर्स कितना, 11 से पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो। आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स आया तो ए इनवर्स निकालोगे तो 11 से डिवाइड करोगे ना, तो प्रत्येक एलिमेंट में राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा और आपको ए इनवर्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्यूरेट तब हो पाएगा आपका जब आजकल बढ़िया प्रैक्टिस आप करें। फटाफट हाथ चलने चाहिए ना,
पता चला 1 घंटा एक ही सवाल में लगे। टाइम का है बड़ा इंपॉर्टेंट, और टाइम उस बच्चे का सही रहेगा जो अभी बढ़िया प्रैक्टिस करे, खूब लिखने की आदत रखो। केवल देखा नहीं होने का ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ऐसे मुंडे लाने से नहीं होगा। पेन चलाओ। मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन मत करो भाई, जैसे आपने 15 16 है ना आपका, एक कर लो दोनों में से, ठीक है ना, पर करो जो, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें MCQ है क्या, देखो MCQs हैं, देखिए 17 18 एक तो नहीं काटे जी तो बताइए कि नहीं अच्छा इसका MCQs करे थे क्या हमने? एक एक ही है। हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स कितना होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको ध्यान रखें, ठीक हो गया। अब आपके पास आता है बच्चों सारे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसके थोड़ा वीडियो भी देख लेना, और एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ जरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, और उसके बाद इस समीकरण को हल कीजिए। तो जब ए इनवर्स निकल जाता फिर समीकरण आसान हो जाती करने से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 4 किलो प्याज है, 3 किलो गेहूं है, 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये। आपने माना 1 किलो प्याज X रुपये का है, 1 किलो गेहूं Y रुपये का है, 1 किलो चावल Z का है। तो समीकरण बन जाएगी 4x + 3y + 2z = 60। फिर दूसरी बन जाएगी 2x + 4y + 6z = 90। 6x + 2y + 3z = 70। सॉल्व कर लो एक्स वाई जेड के लिए मान, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 करूं कि 16 करना है, बोलो 15। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वैसे आप जानते हैं परंतु प्रैक्टिस इतनी बढ़िया करिए, एक क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस हो गई ना यहाँ, तो इससे आपको कितने काम हो जा रहे हैं। देखो आपको फैक्टर निकालना सीख गए, सेकंड निकालना आ गया, आपको एडजॉइंट निकालना आ गया, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आ गई, आपको इनवर्स निकालना आ गया। 4 चीज एक ही क्वेश्चन में आपकी 4 चीजों की प्रैक्टिस करा, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी है ना, हाँ अगर डिटरमिनेंट a बराबर 0 आ गया हाँ हाँ, तो अव्युत्क्रमण हुआ ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो अव्युत्क्रमण, मतलब अव्युत्क्रमण का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, सिंगुलर, हाँ तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, हाँ, तो आगे नहीं बस उसमें वही छोड़ो। जैसे इसमें एक है ना प्रॉपर्टी, उसमें तब एडजॉइंट ए हाँ जैसे असंगत और संगत है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, 2 चीज इसमें और आती है। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए। ए दे रखा है मैट्रिक्स आपको, उसका ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये समीकरण निकाय है, ये प्रश्न आपको इस रूप में भी आ सकता है कि इस समीकरण निकाय को हल कीजिए। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 1 पावर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए हो जाएगा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 2 -3 5 3 2 -4 1 1 और -2, x मतलब एक्स वाई जेड, b मीन्स 11 -5 और -3, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, ठीक हो गया। तो जब आप x निकालते हैं, x मीन्स ये, तो ये निकलता है a इनवर्स b के रूप में, ये आप जानते हैं, जानते हैं ना, ऐसे तो लिखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इनवर्स निकालना है, इस वाले का इनवर्स कितना होगा, ठीक हो गया। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए मैं सह खंडालु निकाल लेता हूं, पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया बच्चों, अब ओपन कर लीजिए इसको, आप चाहो तो
एक जगह जीरो बना सकते हैं, ठीक है, या ओपन ही कर लो सीधे। 2 के अलावा ओपन किया तो अंदर कितना बना 2 इंटू, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 माइनस 4 1 माइनस 2। अब ध्यान रखिए गलत नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा +3, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, क्या बचेगा 3 माइनस 4 1 और +5, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 3 2 1 और 1, कितना हो गया 2 इंटू -4, अरे +4, ये 0 हो गया, +3 -6 +4 तो -2, ठीक है ना, 5 3 माइनस 2 1, ठीक है बच्चों। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये -6 +1 -1 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इज इन्वर्टेबल, ए क्या है व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, तथा इसका क्या निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन, इकाई, एक हल निकलेगा, कोई अद्वितीय हल कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका हो गया -1, ठीक हो गया। इस रूप में आप निकालते रहेंगे और मैटर को सेव करते रहेंगे। अब क्या करूंगा, सेकंड आप जो निकालेंगे, इसमें भाई गलत नहीं होना चाहिए, सेकंड आप जो आप फटाफट बताएंगे मुझे। पहले मैं एडजॉइनिंग निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सहखंड आव्यूह। आप तो बच्चों निकालेंगे भाई कैसे, 2 का सहखंड, ठीक है, इसको लिख देना कैपिटल A11, -3 का सहखंड कैपिटल A12, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32। वैसे जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, टाइम कम लगता है ना। तो मैं तो सहखंड आव्यूह सीधे निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सहखंड आव्यूह। इसका सहखंड आव्यूह कितना होगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, -4 +4, ये तो 0 हो गया, ठीक है। इसका सहखंड कितना होगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, -6 +4 -2 और माइनस साइन लगेगा, +2 हो गया, ठीक चल रहा है। इसका सहखंड ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 3 - 2 कितना हो गया 1। इसका सहखंड और नेगेटिव आएगा इसमें, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, +6 -5 कितना +1, और नेगेटिव लगाना तो -1 हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा साइन प्लस आएगा, वो आप जानते हैं कि -1 टू द पावर i + j, उसको जानते हो। जैसे इसी का देखना है साइन, तो -1 की पावर दूसरी रो और दूसरा कॉलम 4 पॉजिटिव आना चाहिए, इस शॉर्ट में करते हैं इसको। +2 के लिए ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, कितना हो गया -4 और -5 -9 हो जाएगा, तो -9 ही आएगा। इसके लिए साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 +3 5 और -5, ठीक चल रहा है। अब प्लस माइनस प्लस, साइन प्लस होगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, 12 -10 तो 2, ठीक हो गया। इसके लिए साइन नेगेटिव होगा आई थिंक, ठीक है, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, -8 -10 कितना -18 है भाई, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूटेगा ना, इसके मतलब -8 -10 -18 15 होगा, इसके लिए देख रहा हूँ ना, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, इसके मल्टीप्लाई से -8 और -15, तो -8 और -15 कितना हुआ -23 हुआ, तो प्लस करेंगे ना जी, क्यों, ठीक है, बाहर से माइनस होगा, प्लस से तो होगा फिर, अभी कोई डाउट है तो बोलो, बाद में गड़बड़ ना हो, +23 होगा, फिर ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, 4 + 9 13, कोई डाउट। अब लिख देंगे आप एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13 का ट्रांसपोज, ये कितना निकलेगा
0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 ये निकल। इसको अलग कर लीजिए। एड ज्वाइंट ऑफ ए निकल गया डियर स्टूडेंट मेरे पास कितना। चलिए अलग से भी क्या सेव कर देते हैं, ठीक है। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया ना, ये तो यहाँ आ गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चलेगी और तीसरी रो तीसरे कॉलम में आ गई। यहीं पर मैं इनवर्स निकाल लेता हूँ। ए इनवर्स इक्वल टू 1 होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक हो गया। 1 ओवर -1 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए इनवर्स, ठीक हो गया। क्यों? तो ए इनवर्स हो गया बच्चों, कितना हो रहा है -1 से डिवाइड का मतलब हुआ प्रत्येक का साइन चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -3। यहाँ तक ठीक है। बस ए इनवर्स जब निकल गया तो समझ लो आपका काम लगभग काफी आ गया, ठीक है। अब आप देखो भाई इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ए इनवर्स निकालिए, ठीक है। इसका ए इनवर्स जरा चेक कर लो, ठीक आ रहा है, देखो ठीक है ना, ठीक है। अब आप देखो यही बात नहीं रुक रही है। आपसे कहा जा रहा है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, ये जो समीकरणें आपको दे रखी हैं इनको हल करिए। तो इसको पहले ax इक्वल टू बी के रूप में रखते हैं, जहां a ये है, b ये है और c ये। ax इक्वल टू b, तुम यार ABC पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो हैं, उन्हें क्या सब बचपन की याद है, A to Z खूब रटे थे हैं। ax इक्वल टू b, ये a है, ये क्या है x है, ये क्या है b है। तो हमने कहा x इज इक्वल टू होगा a इनवर्स b। तो x मतलब XYZ ये है एक्चुअली। a इनवर्स में वो आपने निकाला हुआ है 0 -1 कहाँ है यार सौरभ तुम जो है गड़बड़ मत करो। 9 -23 ठीक है ना, -13 ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई b के साथ, b क्या है 11 -5 और -3, यहां तक क्लियर। अब XYZ कितना होगा, अब देखो ये है 3/3 की, ये है 3/1 की, तो 3 से 3 मिल रहा है ना, इसके रोज और इसके कॉलम मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5, इससे मल्टीप्लाई होगा तो +6, तो +1 आ गया। आप लिख लेना है एक बार, इतना एकदम हीरो मत बनना बेटा, पता चला गलत हो गया। 1 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कितना -22, इसकी मल्टीप्लाई से -45 है भाई, और इसकी मल्टीप्लाई से +69। क्यों? अब इन दोनों को प्लस करो, 7 ये हो गया 67 और +69 ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से -11, आज यहीं पर लिखना, -11 -25 और 39, तो 25 और -11 नेगेटिव का -36 और ये हो जाएगा 3। तो दिस इंप्लाइज दैट दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, एक तो ऑर्डर सेम है, 3/1 इसका ऑर्डर इसका भी है, इसका मतलब बराबर का साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x = 1 y = 2 z = 3। निकल गया XYZ। अब जब ये निकल गया तो यहां जरूर रखिए, फिर सही हुआ कि नहीं हुआ। 2 × x, 2 × x मतलब 2, ठीक। -3 × 2 मतलब -6, ठीक हो गया। +5 × 3, z की वैल्यू 3 है, +15, 15 और 2 17, 17 में से 6 गया 11, बिल्कुल सही है। मिला लीजिए एक और, 3 × 1 3 +2 × 2 4 -12 तो -5 आ गया ना, और x + y 3 -6 -3 आ गया। तो इसलिए जब आप ऐसे देख लेंगे तो समझ लो 100% आपका काम क्लियर है।
कहीं कोई गलती नहीं है यार, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बढ़िया सा करिए, गलती नहीं होनी चाहिए माइनस प्लस में, ठीक हो। जी तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट होगा, ठीक है। जी इसके बाद जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो बेस थ्योरम का करा दूंगा कुछ क्वेश्चन। और कोई डाउट तो नहीं, नहीं कहीं कोई डाउट नहीं ना, नहीं ठीक, थैंक यू।